नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला हमारा टॉपिक रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत की नीति, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को इन दोनों टॉपिक्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो उस कन्फ्यूज़न को आज दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में आज की जो डिस्कशन है वो हम एक स्टोरी के फॉर्म में करेंगे। स्टोरी की फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि पहले हम उसको जो एक स्टोरी की तरह समझेंगे और उसके बाद में जो उसका क्रक्स होगा उसको हम एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाए कि किस तरह से हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये डिस्कशन जो है वो हिंदी में रहेगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जब भी किसी टॉपिक को एक स्टोरी की फॉर्म में सुना जाता है तो जब भी हम उसको बुक्स से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी इजीली समझ आ जाता है। तो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच में जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया, और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है वो अंग्रेज़ों का प्रसार हम देखते हैं कि किस तरह से हुआ। जब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहे थे। पूरी दुनिया में और यूरोप में तो खास तौर पे जो है ये युद्ध चल ही रहा था, लेकिन भारत में भी जो है ये युद्ध चल रहा था। हमने देखा है कि जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो है बंगाल में जो है एक तरह से हमने देखा एक संघर्ष पूरा चल रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि 1798 से पहले भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे, जिसको कर्नाटिक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटिक कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं कि कर्नाटका के नीचे जो है ये कर्नाटिक लिखा हुआ है इस जगह पे, और ये जो युद्ध है ना ये कर्नाटिक उस समय कर्नाटका का हिस्सा हुआ करता था, और इस समय जो है ये जो युद्ध है कोरोमंडल कोस्ट पे लड़ा गया था। ये कोरोमंडल जो है कोस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और कन्याकुमारी कोस्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ला दी है। लॉर्ड डलहौजी 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो इस समय अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति 2 बातों पे काम कर रही थी। पहली बात ये थी कि अपने लाभ को बढ़ाया जाए, दूसरी बात है कि जितने भी उनके पास साधन है उनको मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जो उनके पास साधन है, उनकी सेना जितनी जो है स्ट्रॉन्ग है, उनके पास जितने इलाके हैं उन चीज़ों को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और दूसरी बात ये काम कर रही थी कि नए इलाके को तभी जीता जाए जब बड़े भारतीय शासक को दुश्मन ना बनाया जाए। बात समझिएगा कि नए इलाके को तभी हम जीतेंगे जब किसी बड़े भारतीय शासक को दुश्मन बनाए बिना ऐसा करना पॉसिबल होगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है उसने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 3 उपायों का सहारा लिया। पहला सहायक संधि प्रथा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा खुला युद्ध। खुला युद्ध हम उससे करेंगे जब किसी बड़े शासक को दुश्मन ना बनाया जा सके और सुरक्षा पूर्वक करना ऐसा संभव हो, सीधा डायरेक्ट युद्ध हो जाए। तीसरा जो है पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। तीसरे की अगर मैं बात करूं, जब उनके पास इलाका आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, वहां पे लोगों से कर ले पाएंगे जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इन 3 उद्देश्यों के द्वारा ही लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार किया। इसकी सहायक संधि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सर्वशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था कि सबसे बड़ी शक्ति जो है कंपनी है और कोई राजा नहीं है, लेकिन उसमें मुख्य अवरोध या रुकावट जो है वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी से पहले भी काफ़ी कंपनीज आ चुकी थी भारत में व्यापार करने के लिए, अंग्रेजों से भी पहले। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए 1498 में, फिर डच आए, अंग्रेजी आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसमें एक बात ध्यान रखने का है कि आपको इसी सीक्वेंस से याद करना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पहले कौन कौन आए तो आप इस सीक्वेंस से याद करेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कंपनीज पहले कौन सी स्टैब्लिश हुई है तो पहले पुर्तगालियों की हुई थी, फिर अंग्रेजों की हुई थी। अंग्रेजों की जो है 1599 से 1600 के बीच में हुई थी ये कंपनी स्टैब्लिश, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच की जो हुई थी वो 1602 में हुई थी। अगर ये पूछा जाता है कि कंपनीज पहले किसकी स्टैब्लिश हुई है तो आप इस तरह से लेंगे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश एंड फ्रांसीसी। अगर पहले कौन आए तो आप इस सीक्वेंस में लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अवरोध जो है वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी आए सबसे अंत में थे, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो फ्रांसीसी बन रहे थे, संघर्ष का कारण फ्रांसीसी बन रहे थे।
अच्छा, तो लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य क्या रहा कि भाई फ्रांसीसियों का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना या नष्ट कर देना, और अपनी जो साम्राज्यवादी जो नीति है उसको कैसे बढ़ाना। तो उसमें उसने जो है सहायता ली, सहायक संधि के रूप में जो है उसने इस साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है सबसे पहले सहायक संधि को ऑलरेडी प्रयोग में ला चुका था, और भारतीय नरेशों को जो है सहायता देने के बदले उनसे धन लेने की शुरुआत वो कर चुका था। ये जो डुप्ले है उसने एक नीति जो है अपनाई। इसमें जैसे दो राज्य हैं, उस समय जो है कोई भी जो रजवाड़े हैं वो आपस में कोई मतलब भारत जो है मतलब राष्ट्रीयता के रूप में जो है एक तो था नहीं, एक नेशन के रूप में तो था नहीं कि वहाँ पर जो है रजवाड़े आपस में ही लड़ते रहते थे उस समय। मतलब आप ये लगाओ जब भारत आज़ाद हुआ था तो 565 या 566 रियासतें जो उस समय थी, और उससे पहले छोटी छोटी रियासतें और भी थी, तो ये आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को कब्जा करने पर भी तुले रहते थे। लेकिन इसमें एक ये भी बात ध्यान रखने की है कि अगर एक दूसरे को हराने के लिए जो है ये दूसरों की सहायता लेने से भी नहीं चूकते थे। तो इस बात को जो है उसने रिसर्च करी। हमारे गवर्नर जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने क्या किया, ए को बी के खिलाफ लड़ाया, ठीक है, और ए को जो है सहायता दे दी। बी हार गया, ए जीत गया। जीतने के बाद ए ने जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिए, और गिफ्ट लेने के बाद जो है पैसा भी मिल गया, ज़मीन भी मिल गई और इलाका भी मिल गया, ठीक है, और अपने नए दोस्त भी बन गए। तो इस तरह से जो है डुप्ले काम कर रहा था। परंतु सहायक संधि की व्यापकता वेलेस्ली के काल में उस समय देखने को मिलती है हमारे को, जब वेलेस्ली ने इस सहायक संधि को अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन बना दिया। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह से बनाया। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, एक स्टोरी की तरह समझेंगे। संधि जो है सहायक संधि, इस नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। भाई जो सहयोगी जो भी संधि पे हस्ताक्षर करेगा वो भारतीय राज्य का शासक जो है ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखेगा और उसके रखरखाव के लिए अनुदान भी देगा। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखेगा, और अंग्रेजों की जो स्वीकृति है उसके बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में भी नहीं रखेगा। गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से बातचीत भी नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है। इन्होंने ये बोला, भाई देख तुम्हें राजा बनना है। अंग्रेजों ने जो है ये ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने क्या करा, बी को जीत लिया। ठीक है, जीतने के बाद जो है उसको वहाँ का जो शासक था उसी के हाथ में दे दी पावर। भाई तू आंतरिक रूप से तो तू जो है स्वतंत्र है। दूसरी बात, भाई तेरे को दूसरों से लड़ना है तो हम तेरी मदद करेंगे, तेरे को आंतरिक रूप से बचाने की हम तेरी मदद करेंगे। तू यार ये राजनीति छोड़ और तू चिल मार, ठीक है, किसी से तू जो है संबंध नहीं रखेगा। दूसरी बात है मतलब बात है कि तू किसी से संबंध नहीं रखेगा, किसी से युद्ध नहीं लड़ेगा और किसी से शांति स्थापित नहीं करेगा, सब कुछ हम करेंगे तेरे उसमें। तो बिल्कुल बात आप समझ गए होगी कि सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक को ये मानना पड़ता था कि अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा, पहली बात। दूसरी बात है अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय से बात भी नहीं करेगा, उसको सेवा में नहीं रखेगा, और गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से बातचीत नहीं करेगा। इसके बदले में अंग्रेज उस शासक को दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे कि भाई तेरा कोई भी दुश्मन है, चाहे वो आंतरिक दुश्मन है तेरे राज्य में या बाहरी दुश्मन है, उसे सुरक्षा हम देंगे। वे सहयोगियों के अंदरूनी मामले में दखल ना देने का वादा करते थे कि तो तेरे राज्य में हम कोई दखल नहीं देंगे, तो को अपने भी शासन चला। पर यह वायदा ऐसा था कि जिसको शायद ही पूरा किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि वास्तव में जो सहायक संधि थी इस पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गवा बैठता था। मतलब उसकी आज़ादी है पूरी तरह से गवा दी। तू भारतीय मतलब जो है जो तेरा राज्य है, तू आंतरिक जो है कोई जो है निर्णय नहीं ले सकता, सब कुछ जो है वो मतलब ब्रिटिशर्स लेंगे, बाहरी कोई तो निर्णय नहीं ले सकता। तो स्वाधीनता पूरी तरह से गवा बैठा। वह आत्मरक्षा, कूटनीति, संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने और पड़ोसियों के साथ अपने झगड़े के अधिकार को भी खो गया, क्योंकि आत्मरक्षा कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। तेरे कूटनीतिक संबंध, दूसरे राज्यों से संबंध ब्रिटिशर्स बनाएंगे। विदेशी विशेषज्ञ तू रख नहीं सकता भाई जो रियासत है, और पड़ोसियों के साथ जो है आपसी जो है झगड़े के अधिकार है वो भी खो दिए। वास्तव में उस भारतीय शासक के बाहरी मामलों में सारी प्रभुसत्ता खत्म हो गई। वह ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जा रहा था, और साथ साथ में जो रोजमर्रा के प्रशासन जो चल रहे थे उसमें भी ये जो ब्रिटिश रेजिमेंट है वो दखल देता था।
और इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त जो राज्य है वो अंदर से खोखला हो गया। अंदर से खोखला कैसे हो गया? क्योंकि भाई सब कुछ पूरी तरह से डिपेंड जो है वो ब्रिटिशर्स पर हो गया, और ब्रिटिशर्स जो है जब चाहे उसको हटा भी सकते थे। और वो मतलब अंदर से खोखला इस तरह से हो गया ना, क्योंकि वो शासक तो है लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्चा, जो सेना का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता था। वास्तव में उस राज्य की क्षमता से ये काफ़ी बाहर होता था। अब ये स्टोरी की तरह समझते हैं, फिर एक धीरे धीरे करके एनालाइज करेंगे। मनमाने ढंग से जो तय किया गया और बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाला जो अनुदान है जो अंग्रेज लिया करते थे, पहली बात है इस सेना को रखने के लिए, और दूसरी बात है कि भाई हमने तेरे को राजा बनाया, हमारे को पैसा दे उसके लिए। तो इस वजह से जो है उस जो राज्य है जिसके तहत ये सहायक संधि की गई है उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल छीन भिन्न हो गई, साथ साथ में जनता भी निर्धन हो गई। इस सहायक संधि के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की जो सेनाएं हैं वो भी भंग कर दी गई, क्योंकि इसमें एक ये भी था कि भाई हम तुम्हें जब सुरक्षा दे रहे हैं तो तुम अपनी जो सेनाएं हैं उसको भंग कर दो। इसका मतलब देखो ध्यान से ये है कि ये राज्य है, इसके अंदर में क्योंकि इसको युद्ध तो लड़ना नहीं है, उसके बदले युद्ध जो है वो ब्रिटिशर्स लड़ेंगे, तो अंदर जो है सारी सेना भंग कर देंगे। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था बना रखने के लिए वहाँ पर छोटी मोटी सेना रखने की अनुमति थी। लाखों सैनिक अधिकारी और जो अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, पहले से ही काफ़ी जो है मतलब उत्तराधिकार से ही वो जो है सैनिक बने आ रहे थे, वो सब जो है उनकी जीविका चली गई, और जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त जो राज्य थे उनके शासक अपनी जनता के हितों की अनदेखी करने लग गए और उन लोगों का दमन करने लगे, क्योंकि अब उनको जनता का डर ही नहीं रहा। भाई जनता के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर जनता उनके पास जाती थी और उनको बोलती थी कि हमारे लिए कुछ करो, तो वो क्या कहते थे, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। तो जो सुरक्षा प्राप्त राज्य हैं वो अपने जो जनता है उसकी अनदेखी करने लग गए, क्योंकि उनको किसी तरह का डर नहीं रहा। क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दोनों दुश्मनों से रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए अब उनमें अच्छे शासक बनने का कोई लोभ ही नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा और ऑप्शन ही नहीं था। सहायक संधि की कुछ विशेषताएं जो है आप क्रक्स में देखते हैं। देखो पहली बात है, वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्यों में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। मतलब जिसने भी संधि पे हस्ताक्षर करा, जो भी शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु जो है फ्रांस है या कोई भी उनका जो शत्रु है, उसको ना तो अपने राज्य में नौकरी देंगे ना शरण देंगे। दूसरी बात, देशी रियासत जो है वो कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से ना तो युद्ध लड़ेगी, ना संधि करेगी, ना मैत्री कर सकती है। अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से सुपुर्द कर देगी। सुपुर्द किसको करेगी, किसको ट्रांसफर कर देगी? वो कर देगी ब्रिटिशर्स को। तीसरी बात, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां पर अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्चा भी उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका उसको देना पड़ेगा उस सेना के रखने के बदले, उस सेना के रख रखाव के लिए। ठीक है। देशी रियासत शासन संबंध के लिए अपने दरबार में वहाँ पर शासन संबंध बनाने के लिए, वो संभालने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। पांचवी बात, जो भारतीय नरेश है वो आंतरिक शासन में उनके आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इन पांचों को हमने जो है क्रक्स में अभी देखा। अब इनको एक छोटी सी ये देख लेते हैं। देखिए पहली बात इसमें क्या थी, हमने जो देखी, वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी वो अपने राज्यों में किसी दूसरे व्यक्ति को या जो शत्रु राज्य है उसको शरण नहीं देगी। देखिए अगर मान लो कि अब कंपनी है, कंपनी के पास ये वाला इलाका है निज़ाम का, निज़ाम के जो पड़ोसी है राज्य, जस्ट सपोज यहाँ पर जो है पूना हो गया या पेशवा जो यहाँ पर जिनका जो शासन था, उनके साथ अगर कोई युद्ध होता है तो कंपनी के पास जो है, कंपनी का तो शासन यहाँ चल रहा है बंगाल में, और नीचे यहाँ पर जो है मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, इन जगहों पर चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है। तो अगर यहाँ पर अगर जो है कोई संघर्ष होता है तो यहाँ पे कंपनी जो है अपना आराम से युद्ध लड़ सकती है, सेना कंपनी की हो गई, खर्चा भी जो है किसी कोई और दे रहा है। ठीक है, यहाँ की जिम्मेदारी भी उनके पास नहीं है, तो सेना भी मिल गई, सब कुछ भी मिल गया, और डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रख दिया गया। अलग अलग जगहों पर देखो, यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स की सेना हो गई, उनका साम्राज्य इनडायरेक्टली बढ़ ही तो गया, और उसकी जिम्मेदारी भी जो है वहाँ के शासक को निर्वाह करनी पड़ी, और ब्रिटिशर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। संधि से कंपनी को क्या लाभ हुए? देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां पर कोई नौकरी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और दूसरी बात,
चूंकि देशी रियासतों की विदेशी नीति जो है अब कंपनी के हाथों में चली गई, इसलिए कंपनी ने ना हर चीज़ को अलग अलग कर दिया। अब उन्होंने कंपनी का क्या मतलब था, कंपनी ने जो भी संधि करेगा वो अपनी विदेश नीति जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा ब्रिटिशर्स के पास। वो किसी से भी संग नहीं बना सकता, किसी के साथ भी गुट नहीं बना सकता, तो फ्रांसीसियों का जो प्रभाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। देशी राज्यों के खर्च पर ही अंग्रेजी सेना बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अच्छा, वह सेना जो देशी रियासतों की रक्षा के लिए बनाई गई थी व्यवहारतः कंपनी द्वारा अपने शत्रुओं और देशी रियासतों को नष्ट करने में ही तो उपयोग की जाती थी, जिस बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। इससे कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफ़ी अब आगे बढ़ गई, क्योंकि बिना किसी जिम्मेदारी के इतना बड़ा इलाका उनके हाथ में आ गया। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष और शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में काफ़ी सफलता मिली, क्योंकि भाई अब उनका कोई शत्रु नहीं रह गया। जो राजा जो है वो इस बात से संतुष्ट हो गया कि भाई मेरे को मेरे इलाके को संभालने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, सहायक संधि से देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। विदेश नीति के मामले में कंपनी की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के बाद जो देशी रियासतें हैं अपनी स्वतंत्रता को के साथ समझौता कर बैठी, और क्योंकि वो देशी रियासतें जो है अपनी विदेश मामले और आंतरिक मामले सब कुछ कंपनी के हाथ में दे दिया उन्होंने। यद्यपि अंग्रेज रेजिडेंट को राज्य के अंतर्गत आंतरिक मामलों के में हस्तक्षेप का बिल्कुल अधिकार नहीं था, पर वो बहुत बार इसका उल्लंघन करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि शासकों ने शासन का भार जो है धीरे धीरे रेजिडेंट को ही दे दिया कि भाई जब तुम हमारे को कोई शक्ति देते ही नहीं हो तो तुम ही संभालो। तीसरी बात करते हैं, सेना पर इतना ज़्यादा व्यय होने के कारण जो देशी रियासतें हैं उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। आधुनिक सेना थी वो, वे सेना का खर्चा जो रियासतें हैं सेना का खर्च उठाने में असमर्थ थी, और इसमें इसका परिणाम ये हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेशों से हाथ धो बैठना पड़ा, क्योंकि सेना को चलाने के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए या तो पैसा दोगे या तो ज़मीन, उस ज़मीन से जो भी कर आएगा उससे जो है सेना का खर्च चलेगा। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों को राष्ट्रीय भावना, साहस, सैन्य संगठन आदि का अस्तित्व भी खत्म हो गया, क्योंकि भाई अब जो है ब्रिटिश जो नरेश जो है वो एक कठपुतली की भूमिका निभाने लगे ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो ये कहा कि भाई तेरे को तो सिर्फ नरेश बनना है, तो नरेश तो हमने बना दिया, बाकी मामले को तो तू क्या करेगा, चिल मार। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर हुए। इसमें हम निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि वेलेस्ली की सहायक संधि से ब्रिटिश हितों की तो रक्षा हुई है, लेकिन जो देशी रियासतें हैं उनके लिए इसके गंभीर दुष्परिणाम उनको झेलने पड़े हैं। सहायक संधि का क्रियान्वयन कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले निज़ामकिया संधि हुई 1798 में, इसको सीक्वेंस की तरह ही कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैसूर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, मराठा पेशवा के साथ 1802 में, भोसले के साथ जो है 1803 में हुई, और सिंधिया के साथ जो है 1804 में हुई। ठीक है, ये इसी तरह से आप कीजिएगा। आइए अब डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। डलहौजी ये हैं 1848 से 1856 के बीच में वाइसराय बनकर आए। अब ऑलरेडी संधि के द्वारा जो है इतना बड़ा इलाका आ चुका था, लेकिन अभी जो है इस समय जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास एक तो उनका जो व्यापार पर एक अधिकार था वो एकदम ख़त्म हो चुका था। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनका व्यापारी जो कंपनी है, कंपनी का व्यापारिक जो एक अधिकार है वो ख़त्म हो चुका था। तो कंपनी जो है उसके पास अब प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि उसको कंपटीशन जो है ब्रिटिश जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनके साथ तो झेलना ही पड़ा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ के व्यापारी हैं उनसे भी झेलना पड़ा। तो डलहौजी ने कहा कि भाई अब हमारे को व्यापार ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है ये एक विलय का सिद्धांत या व्यापकता का सिद्धांत लेकर आया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया। वह शुरू से इस बात पर पूरी तरह से आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो सके प्रत्येक ब्रिटिश शासन जो है स्थापित किया जाए। जब हम डायरेक्ट ब्रिटिश शासन स्थापित कर लेंगे तो वहाँ पर हम अपनी तरफ से नीतियाँ बनाएंगे, अपना व्यापारिक जो है प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे, और वहाँ पर जो है कर भी अपने हिसाब से ले सकेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है व्यापार बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी के काल में ही जो है हमने ये देखा है कि भाई रेलवे का भी विकास हुआ, टेलीग्राफ का भी विकास हुआ। उसने घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ समय की ही बात है। उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। ठीक है, दूसरे साम्राज्यवादी जो आक्रमणकारी हैं उसकी तरह ही डलहौजी को भी ये विश्वास था कि भारत के जो देशी राज्य हैं मतलब उनके लिए, जो भारत के देशी राज्य हैं उनके लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा है कि क्योंकि यहाँ के जो राज्य हैं ना वहाँ के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, हमारा प्रॉफिट जो है इसलिए कम हो रहा है। जो बाकी जो साम्राज्यवादी आक्रमणकारी मानते थे हमारा जो प्रॉफिट है पहले बहुत अच्छा था, अब इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि भाई जो यहाँ के जो देशी रियासतों के जो शासक है ना ये अपना शासन ढंग से नहीं
नहीं चला रहे हैं और वहाँ पर जो है व्यापारिक गतिविधियाँ जो है ठीक से नहीं चल पा रही हैं। तो इसके अलावा वो ये भी समझता था कि भारतीय सहयोगी जो थे, जो जितने देशी रियासतें वाले थे, जितने भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे ना, उतने हो चुके हैं। अब उनसे छुटकारा पाया जाए और पूरे राज्यों को अपने में मिला लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था विलय का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक ऐसा सिद्धांत जिससे के द्वारा ब्रिटिश शासन को बढ़ाया गया और छोटे छोटे जो देशी रियासतें थी उनको जो है लैप्स कर दिया गया, अपने जो है शासन में मिला दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र, जो दत्तक उत्तराधिकारी है, उसको नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि जो है ब्रिटिश शासन को दे दिया जाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। स्वाभाविक का मतलब समझिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्वियसली। देखिए, अगर कोई भी ऐसा शासक है, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आप जैसे हम स्वाभाविक रूप में हम ये देखते हैं कि भाई एक शासक है, उसका जो बेटा होगा वो उसका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो क्या हो गया, अगर उस शासक की डेथ हो जाती है तो वो अपने जो उसका जो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, बल्कि वो जो पूरा शासन है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये उत्तराधिकार की जो परंपरा है हमारे भारत में पहले भी चल रही थी। अगर किसी शासक का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अपना दत्तक उत्तराधिकारी का मतलब होता है गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी, ठीक है, तो वो कर सकता था। लेकिन इस ब्रिटिशर्स ने इस परंपरा को ही खत्म कर दिया। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले अंग्रेज अधिकारी की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह ब्रिटिश राज्य में ही मिला लिया जाएगा। ठीक है, व्यापकता के सिद्धांत के बारे में आगे बात करते हैं। इसने कैसे काम किया। पहले डलहौजी ने क्या किया, भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा, 3 वर्गों में बांट दिया। पहली श्रेणी में वो राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था, या ब्रिटिश जो मतलब ब्रिटिश सरकार कह सकते हो, या कंपनी ने बनाया था। ऐसे राज्यों के शासकों को गोद लेने पर पूरी तरह से पाबंदी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसको कभी भी हटा सकती थी। जो ये कंपनी है उसको कभी भी हटा सकती है। अब भाई जिसको मैंने ही बनाया है उससे क्या हमें वो लेना है, उसको तो कभी भी हटाया जा सकता है। दूसरी बात, वो ऐसे शासक थे जहाँ पर उन शासकों के लिए ये व्यवस्था की गई थी जहाँ पर ऐसे शासक गोद लेने से पहले जो है ब्रिटिश सरकार से सहमति ले। पहले वाले में तो कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो होगा। दूसरी बात में अगर तुमने उत्तराधिकारी रखना है तो गोद लेने से पहले हमसे सहमति प्राप्त करो। और ऐसे राज्य जो है अंग्रेजी राज्य के अधीनस्थ राज्य थे। तीसरी बात, तीसरी श्रेणी में वो राज्य थे उन देशी रियासतों को रखा गया जो किसी के नियंत्रण में थी ही नहीं, ना तो किसी को कर देते थे। वे बिना किसी अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का जब वहाँ पे शासन ही नहीं था तो वहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा सकता था। डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस तरह कर्नाटक और सूरत के नवाब और तंजौर के जो राजा की उपाधियां भी छीन ली गई। इसी तरह से जो भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, जब उनकी डेथ हुई तो डलहौजी ने उनका वेतन और पेंशन जो है उनके दत्तक पुत्र जो नाना साहेब थे, उनके गोद लिए हुए पुत्र, उनको देने से मना कर दिया, उनके उत्तराधिकारी को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ भी यही हुआ। उनके जो स्वर्गीय पति थे, उनके जब डेथ हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनका जो पुत्र है, जो जिनका नाम दामोदर राव था, उनको बनाया जाए उत्तराधिकारी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं माना और उनके झांसी को जो है अपने कब्जे में ले लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। तो झांसी की रानी जो है फिर वो युद्ध करने पे जो है उनको युद्ध करना पड़ा। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पे भी लगी हुई थी, पर इस काम में जो है बहुत सारी बाधाएं थी। देखिए, इन सबको देखेंगे हम। सतारा को सबसे पहले, मतलब व्यापकता का सिद्धांत का क्रियान्वयन कैसे हुआ, उसके बाद जो है हम अवध को देखेंगे किस तरह से अपने में मिलाया। सतारा को 1848 में लाया गया, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट जो पंजाब में है और उसको 50 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1852 में और नागपुर जो है 1852 में। आप इसी तरह से याद कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट हो सकते हैं। देखिए, अवध जो है वो मतलब उसको मिलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो ये थी कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अवध के नवाब अंग्रेजों के सहयोगी रहे हैं। भाई जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, उसके बाद से लगातार अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे अवध के नवाब। इसके अलावा इन तमाम वर्षों में वे अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी भी रहे। जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे ही चलता था। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी भी थे, इसलिए उस राज्य पर विलय का सिद्धांत लागू भी नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा अवध के नवाब को राज्य से वंचित करने के लिए कोई और बहाने की तो ज़रूरत थी, इसीलिए डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार सहारा लिया और उन्होंने ये बोला जो नवाब वाजिद अली शाह है ना, वो अपना शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं और इसीलिए जो हमने सुधार बोले थे वो उन्होंने लागू भी नहीं करे हैं और वहाँ की जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए अवध राज्य को 1856 में जो है हड़प लिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन रियलिटी में जो वहाँ के नवाब थे अपनी शासक से जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब अवध का अधिग्रहण कर लिया गया तो अवध को वो जो नवाब है उनको वहाँ से जाना पड़ा, तो वहाँ की जनता जो है उनको लखनऊ तो जो है छोड़ने गई। तो इस बात में हम निष्कर्षता ये भी कह सकते हैं ना कि ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि देशी राज्य मतलब कि बने रहने या हड़पे जाने का उस समय कोई ज़्यादा महत्व था ही नहीं, क्योंकि उस समय कोई भारतीय राज्य भी नहीं था। रीज़न ये था कि सब छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, सबके अपने अपने हित थे, पूरे भारत के लिए कोई सोचता ही नहीं था। एक के खिलाफ दूसरे के लिए जो है लड़ने में जो है वो दूसरे जो ब्रिटिशर्स हैं या फ्रांसीसी हैं उनकी भी सहायता ले लेते थे। सुरक्षा प्राप्त देशी राज्य भी उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भाग थे जिस तरह कंपनी के प्रत्यक्ष शासन वाले, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहे जब चाहे उनको हटा सकते थे जहाँ पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। तीसरी बात कि अगर कुछ राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण का स्वरूप बदला तो वो सिर्फ अंग्रेजों की खुद की सुविधा के लिए हुआ। वहाँ की जनता का वहाँ की जनता के हित से इस बात का कोई परिवर्तन का लेना देना ही नहीं था। ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे वैसे उस पूरे स्वरूप को बदल देते थे। वहाँ की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे, वो भी प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट करते थे। आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।